हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? भाई अब तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। 2 यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, तो इससे आपको कुछ फील आई होगी, कॉन्फिडेंस जरूर आपका बिल्डअप हो रहा होगा। ये एग्जाम तक हमें छोड़ना नहीं है, और एग्जाम तक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो क्वेश्चन देखते ही आप टिक मार्क करते जाएं, और मल्टीपल चॉइस में आप जो कि 40 मार्क्स के हैं, 40 में से आउट ऑफ 40 आप गेन कर पाए। ये इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपको मेंटेन रखना है, और लगातार इनकी एग्जाम तक प्रैक्टिस करनी है सभी स्टूडेंट्स को। देखिए 2 यूनिट के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें, और सभी क्वेश्चंस को आप एक बार दो बार रिपीटेशन में लें एग्जाम होने तक, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप एक बढ़िया बनेगा और आप सभी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, आज थर्ड यूनिट की बात कर रहा हूं, सेमेस्टर फर्स्ट की। और थर्ड यूनिट में हमारा क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 2 पार्ट में आएंगे इसके क्वेश्चंस। 2 पार्ट में हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, फिर पार्ट बी की बात करेंगे, और इसके बाद एक यूनिट आपकी और रह जाएगी, तो वहां पर भी उसके हम क्वेश्चन उनके कर लेंगे। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेनली बेस्ड ऑन विच एलिमेंट। हर बच्चा बच्चा जानता है भाई, ऑर्गेनिक जहां भी केमिस्ट्री की बात आ जाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किस पर बेस्ड रहते हैं, इनमें कौन सा एलिमेंट रहता है, बता दें भाई, सभी स्टूडेंट्स बता दें एक बार कि कौन सा एलिमेंट रहता है। सर कार्बन रहता है। बहुत बढ़िया बात है, यदि कार्बन आपके माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल आप सही चल रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। मेथेन में कार्बन का संकरण है। 11th क्लास से सीखते आ रहे हो आप। मेथेन क्या होता है? CH4। ये सर CH4। कल भी मैंने पहले भी बताया था, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें, 4 सिग्मा बॉन्ड है। और लॉन पेयर यहाँ पर, लॉन पेयर तो नहीं है सर यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है लॉन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लॉन पेयर। कैसे निकालेंगे संकरण? हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ, दोबारा देख लें, यहां पर देख लें, नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कर दो। लॉन पेयर कितने? 0 मेथेन में लॉन पेयर 0 कैसे हैं? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और चारों बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए लॉन पेयर भाई कितने रह गए? 0 रह गए। सिग्मा बॉन्ड 4, जोड़ कितना आ गया? 4 आ गया, और 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण हो गया। ये बहुत सरल है, सब बच्चे जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। sp2 संकरण वाले कार्बन का आकार है, sp2 संकरण, डेट मीन्स मतलब इसमें कैसी ज्यामिति रहती है, जियोमेट्री कैसी रहती है sp2 में? लीनियर होती है क्या? ये तो sp में होती है सर, ये sp में होती है लीनियर। ये नया क्वेश्चन और बन गया। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल sp3 में रहती है। और अपना आंसर क्या? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय किस में रहेगी? sp2 में रहती है। किस में रहेगी? sp2 में रहेगी। तो ये बेंट ये भी नहीं होता है। तो ये 2 क्वेश्चन और आ गए यहां पर निकलकर, sp और sp3 वाले। चलिए, बॉन्ड एंगल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अप्रोक्सीमेटली। sp3 में बंद कोण कितना रहता है? बताना भाई, sp3 में बंद कोण कितना रहता है? 109 डिग्री 5 मिनट का रहता है। ये रहता है बंद कोण, पढ़ते हुए आए हो 11th क्लास से ही, तो सभी बच्चे जानते हैं कि बंद कोण कितना रहता है, 109 डिग्री का रहता है। चलिए, मैक्सिमम एस करेक्टर प्रेजेंट, अधिकतम एस गुण चरित्र लिख दिया है। क्या है? एस गुण। इसका क्या मतलब है? एस गुण किस में पाया जाएगा? मैक्सिमम एस गुण, भाई देखो एस गुण एसपी में पाया जाएगा। एसपी में 50% क्या रहेगा? 50% एस करेक्टर, और 50% क्या रहेगा? पी करेक्टर रहेंगे एसपी में। sp3 की मैं बात करूं तो इसमें 25-75 का रेशो रह गया। इसमें sp3 की यदि हम बात करें, sp3 की यदि बात करते हैं, तो sp3 में क्या रहेगा?
sp3 में जो रहेगा, देखिए यदि sp3 की बात करें तो 25 1:4 का रेशो आ गया ना, 25 और 75 का अनुपात आ गया। sp की बात कर रहे हैं तो इसमें sp में क्या होगा, sp में क्या होगा, 1:1 में है ये दोनों, तो 50-50 का रेशो रहेगा। और sp2 में 33-66 का रहेगा लगभग। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, लो इसमें कितना रहेगा, 33 और 66 के लगभग रहेगा। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें पाया जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा एस करेक्टर एस गुण पाया जाता है। इस बात को आप नोट कर लेना, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे आपके, क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे एग्जाम में, इसलिए इनको आपको छोड़कर नहीं जाना है, मिस नहीं करना है भाई। चलिए, प्रेरण प्रभाव किसके माध्यम से फैलता है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू, छोटे क्वेश्चंस भी इसी में से बनेंगे आपके, शॉर्ट आंसर वाले, वन लाइन वाले। ये 40 नहीं, आपकी चल रही है 50-60 नंबर की तैयारी, तो छोटे क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रेरण प्रभाव किसके माध्यम से, दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, प्रेरणिक प्रभाव कौन सा होता है, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई माइनस आई दो प्रकार का है, और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फैलता है। किस बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट होता है। जो कार्बन एकल बंध से जुड़े रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहां से आएगा, कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, कार्बन बॉन्ड कार्बन किससे जुड़े हों, सिंगल बॉन्ड से, तब ये ऑपरेट होता है। ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, माइनस आई और प्लस आई। तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड में सर सिग्मा बॉन्ड रहता है। इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है, सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फैलता है। चलिए, NO2 समूह शो करता है। NO2 समूह देखिए दो प्रकार के, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं और माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो NO2 समूह है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को माइनस आई इफेक्ट आता है इसका, क्या आता है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस आई इंपैक्ट आता है। तो इस बात को नोट कर लें। चलिए, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसकी उपस्थिति में होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अकर इन प्रेजेंट ऑफ, बताएं भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, ये अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। नोट कर लेना, आक्रमण करने वाले अभिकर्मक, उपस्थित अभिकर्मक, रिएजेंट क्या हिंदी में नोट कर लेना, अभिकर्मक, अभिकर्मक कौन सा अभिकर्मक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक, लो लिख देता हूं, आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अनुनाद में किसका स्थानांतरण होता है, रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ, रेजोनेंस में बताओ भाई, रेजोनेंस में किसका स्थानांतरण होता है, रेजोनेंस में आपने देखा बेंजीन में देखा है, जैसे लो सब सिंपलेस्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, ये यहां जाए, ये यहां जाए, किसका स्थानांतरण हो रहा है, कोई बता सकता है कोई बच्चा, सर ये पाई इलेक्ट्रॉन का, किसका स्थानांतरण हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है रेजोनेंस में। तो हम क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ, रेजोनेंस में किसका स्थानांतरण होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, नोट कर लें। चलिए, हाइपर संयुग्मन, हाइपर संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको अति संयुग्मन, अति संयुग्मन इज आल्सो नोन एज, अति संयुग्मन इज आल्सो नोन एज, क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोलते, मेजोमेरिक नहीं बोलते,
और इलेक्ट्रोमेरिक नहीं बोलते, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसका मतलब क्या है? हाइपर कंजुगेशन का मतलब समझ लो। देखो ये सी डबल बॉन्ड सी और ये इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई ग्रुप है हमारे पास। हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है इसकी? इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन में, अतिशय युग्मन में। और अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है बच्चों? जो अल्फा कार्बन से जुड़ा रहता है। अल्फा कार्बन कौन सा? ये डबल बॉन्ड से ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस है ये, मतलब अबंधित, हिंदी में क्या बोलेंगे? अबंधित अनुनाद। अबंधित अनुनाद का क्या मतलब है? जिसमें बंद नहीं बन रहा हो। अब बंद कैसे नहीं बन रहा इसको समझ लो। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और ये आपके यहां चला गया, तो क्या बन गई इसकी रेजोनेंस? रेजोनेंस इसकी क्या बन गई? ये देखो क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा सी। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड सी, ये सिंगल बॉन्ड सी, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे बन गया। ये अल्फा हाइड्रोजन के कारण होते हैं, इसलिए नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस इसको बोला जाता है। अबंधित अनुनाद, हिंदी में भी लिख देता हूं, आप कहें तो हिंदी में लिख देता हूं, अबंधित, लो अबंधित अनुनाद, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लें, अबंधित अनुनाद हो गया। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या है? बताएं भाई। जूल होती है कि नहीं सर? वोल्ट होती है? नहीं। न्यूटन? नहीं। आंसर हो गया डिबाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? डिबाई इसको बोला जाता है, इसकी इकाई होती है डिबाई। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है? डिबाई होती है। नोट कर लेना सभी बच्चे, और ये पढ़ के चले जाना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे, बस आपको टिक मार्क करने, लेकिन टिक मार्क जब कर आए कर पाएंगे जब इनको हम पढ़ेंगे यूनिट वाइज, सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो नोट कर लिया? कर लिया सर। चलिए, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? विच मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मूवमेंट? कौन सा मॉलिक्यूल जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है? जो रेखीय होते हैं, क्या है? लीनियर, लीनियर है, उनका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लीनियर इसमें देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। CO2, CO2 लीनियर है, रेखीय है। कैसा है? रेखीय है, ये इस प्रकार से। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमोंग द फॉलोइंग, ये सबसे प्रबल अम्ल इसमें से कौन सा है भाई? एसिटिक एसिड है क्या? नहीं है सर। फिनॉल नहीं है, एल्कोहल नहीं, HCl। ये पढ़ते आए हो 11वीं क्लास से ही कि HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है। HCl क्या होता है? सबसे प्रबल अम्ल होता है। तो इसको भी आप नोट कर ले, HCl सबसे प्रबल अम्ल है। चलिए, कार्बनिक अम्ल क्या दान करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड डोनेट, क्या डोनेट करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल क्या डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं क्या? नहीं। अभी जैसे HCl है, कार्बनिक अम्ल की बात करें, जैसे CH3COOH है, ये क्या डोनेट करेगा? CH3COOH, ये क्या डोनेट करेगा? H+ डोनेट करेगा। क्या करेगा? H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्या डोनेट करते हैं भाई? प्रोटॉन। तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लें। क्षारकता निर्भर करती है, क्षारकता, बेसिसिटी डिपेंड ऑन, बेसिसिटी का मतलब क्या है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डोनेशन कब ज्यादा होगा? साइज बड़ा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी कम होगी तो जल्दी से डोनेट कर पाएंगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, इस पर भी उपलब्धता लोन पेयर की
क्या है, उपलब्धता है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा ये। तो इस प्रकार से ये किस पर निर्भर करेगा, ये सभी पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, सभी पर निर्भर करेगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सभी पर। ये क्या है, परमाणु का साइज लिख लें, परमाणु का आकार, हिंदी में बोलेंगे परमाणु आकार, बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं विद्युत ऋणता, और इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता, ये हो जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता। सममांगी विखंडन से बनते हैं, भाई बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सममांगी विखंडन से क्या बनता है, सोचो भाई फटाफट, सममांगी विखंडन से क्या बने। हाँ भाई, कोई बता सकता है क्या, सममांगी विखंडन का होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है, भाई सममांगी विखंडन का क्या मतलब है, जैसे ए और बी के बीच बॉन्ड है, सममांगी विखंडन हो तो ये बॉन्ड, कि एक बॉन्ड लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक बॉन्ड लाइन में। हम कह रहे हैं सममांगी विखंडन, इनका समान से विखंडन हो जाए, बराबर बराबर बंटवारा कर लें एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या कहलाता है, सममांगी विखंडन। एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक भाई ये बी ले ले, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और एक एक इलेक्ट्रॉन लेने से इन पर कोई आवेश आया क्या, चार्ज आया क्या, नहीं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, मुक्त मूलक, क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, हिंदी में बोलेंगे मुक्त मूलक, हिंदी में क्या बोला जाएगा, मुक्त मूलक बोला जाएगा, मुक्त मूलक इसको बोलेंगे। सममांगी विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं। और विषमांगी विखंडन से क्या बनेंगे, आप विषमांगी विखंडन की बात आती है, मान लीजिए ए और बी है, और विषमांगी विखंडन, भाई ए ही इतना ताकतवर है या बी ताकतवर है, ए और बी में से या तो ए ज्यादा ताकतवर हो सकता है या बी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेजर करते हैं, विद्युत ऋणता से, जिसकी भाई मैं ये कह सकता हूं, केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं इसको, तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के ले जाएगा, वो ज्यादा ताकतवर होगा, ऐसा ही तो होगा। अब बी ले जाता है तो बी पर नेगेटिव, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव और क्या आ गया, ए पर पॉजिटिव चार्ज, तो आयन बन रहे हैं, यहां पर क्या बन रहा है, आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आयंस, आयन बन रहे हैं, क्या होता है, आयन बनते हैं यहाँ पर आयन बनते हैं। चलिए, वक्र तीर क्या दर्शाता है, करली एरो, करली एरो का क्या मतलब है, करली एरो कैसे लगाते हैं इसको समझें, ए से बी है, मैं आधा इस तरह से लगाऊं करली एरो, इसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है, बी पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डेट इज करली एरो, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स, करली एरो ऐसे लगता है, या तो ऐसे लग सकता है या ऐसे भी लग सकता है। एक ये होता है कि पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, ये तो आधा इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, और पूरा लगाते हैं तब एक साइन ऐसे भी लगाया जाता है, ये देखा होगा आपने इस तरह से, ये कंप्लीट, ये करली एरो नहीं है ना, यहां पर देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, करली एरो इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। औपचारिक आवेश की गणना की जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, भाई डबल स्टार लगा लेना इस पर। औपचारिक आवेश क्या होता है इसको समझ लो, फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड यूजिंग, फॉर्मल चार्ज की एटॉमिक नंबर, औपचारिक आवेश की गणना की जाती है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एनर्जी, बताओ भाई औपचारिक आवेश की गणना किस, कहां पर यूज है, कहां पर यूज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं,
संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी देखो इंपॉर्टेंट है, तो कुछ तो इसके बारे में पढ़ना और जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? देखिए फॉर्मल चार्ज का क्या मतलब है? फॉर्मल चार्ज एफसी से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? यहां लिख देते हैं। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है जेड माइनस यू प्लस एस। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये आप फॉर्मूला याद कर लेना इसका। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लें। एफ सी बराबर जेड माइनस यू प्लस एस। अब जेड क्या होता है? जेड यहां पर क्या है? यहां हटा देता हूं इसको। जेड क्या है? यहां देखो, जेड बराबर क्या होता है? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर ही डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वीई लिख दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलेंगे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को कौन से बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। यू बराबर क्या है? यू, यू क्या है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब असांजित इलेक्ट्रॉन, असांजित इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और एस, और एस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द एटम, बंद के एटम, परमाणु के चारों तरफ कितने बंद हैं? परमाणु क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द एटम, परमाणु के चारों तरफ बंद। एक एग्जांपल देख लो कैसे, जैसे हमारे पास ये है CH3+ है। मैं आपसे कहूं कि कार्बन पर औपचारिक फॉर्मल आवेश की गणना कीजिए, फॉर्मल चार्ज की गणना करें सी पर, तो कैसे करेंगे? अब इस फॉर्मूले में लिख दो, कैसे करेंगे यहां पर ध्यान दो। जेड कितना है? कार्बन पर करना है, यहां पर करना है, तो जेड बराबर यहां पर कितना आएगा? 4 होता है। कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। यू नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव साइन है, तो यहां पर कितने रह गए? 3 रह गए। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन 3 बंद बना रहा है, देखो H, ये ऐसे लिख देता हूं। इस कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बंद में पार्टिसिपेट कर लिए, एक की कमी हो रही है, तो यहां पर U बराबर भी हो गया 3। S बराबर ये कितने बंद बना रहा है? 3 बना रहा है। ये कितने बना रहा है? 3 बना रहा है। नहीं, अनसेड इलेक्ट्रॉन 3 नहीं आएंगे भैया जी, अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 0। अनसेड इलेक्ट्रॉन की जब अपन बात करेंगे तो ये तो 0 रह गए। असांजित इलेक्ट्रॉन तो 3 कहां से आए? ये तो 3 तो बॉन्ड बना ली, 4 थे, कमी होगी 0। तो अब फॉर्मूले में रख दो, अब तो क्या रखें? फॉर्मूले में रख दें, क्या हो गया? जेड बराबर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 0 प्लस 3 बराबर +1। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +1 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फॉर्मल चार्ज के बारे में भी आ जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, तो इस फॉर्मूले से आप लिख देना। ये निकालना आ जाए तो इस प्रकार से निकाल लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब नाम ही इसका स्नेही है, जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखे। जो इलेक्ट्रॉनों से कौन स्नेह रखेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं हो सकता, रिच जिस पर कम अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंट क्या है? कमी।
जिस पर क्या लिखेंगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन की जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही वर्ड से समझे, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, जिस पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, जिस पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह रखेगा, जिस पर कमी रहेगी वही तो भाई स्नेह रखेगा। चलिए, न्यूक्लियोफाइल इसको कहते हैं नाभिक स्नेही, इसको क्या बोला जाता है, नाभिक स्नेही बोला जाता है। इसका बताओ, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, नाभिक स्नेही जो नाभिक से कौन स्नेह रखेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता, ये इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे, इसको नोट कर लें। न्यूक्लियोफिलिकता निर्भर करती है नाभिक स्नेहिता, नाभिक स्नेहिता क्या कहते हैं, नाभिक स्नेहिता किस पर निर्भर करती है, साइज पर, चार्ज पर, सॉल्वेंट, ऑल ऑफ दीज सभी पर निर्भर करती है भाई, नाभिक स्नेहिता सभी पर निर्भर करती है। समावयवता का अर्थ है, समावयवता में क्या रहता है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र समान रहता है, संरचना अलग अलग रहती है, बिल्कुल ठीक है, अणु सूत्र समान रहता है और संरचना अणु सूत्र समान, संरचना भिन्न रहती है। तो अणु सेम फॉर्मूला, अणु सूत्र समान है और संरचना भिन्न है, समावयवता हो गई। संरचनात्मक समावयवता में क्या रहेगी, संरचनात्मक समावयवता में क्या रहेगा बताएं भाई, संरचनात्मक समावयवता में क्या रहेगा, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अकर ड्यू टू रोटेशन डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट कनेक्टिविटी संरचना भिन्न रहेगी, या मैं कह सकता हूं संरचना क्या रहेगी, संरचना भिन्न, जैसा नाम है वही भिन्नता रहती है इनमें। संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो संरचनाएं अलग अलग हो जाएंगी इनकी संरचनात्मक समावयवता में, जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, संरचना अलग अलग हो गई। चलिए, त्रिविम समावयवी भी भिन्न होते हैं, त्रिविम समावयवी भी इनका त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है, त्रिविम में 3D स्ट्रक्चर अलग अलग बनती है, त्रिविम में अलग अलग विन्यास होता है, तो त्रिविम व्यवस्था स्पेशियल अरेंजमेंट क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ज्यामितीय समावयव होते हैं, ज्यामितीय समावयव फ्री रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लॉन पेयर इंडक्शन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन, क्या बोलेंगे, प्रतिबंधित घूर्णन। जो ज्यामितीय समावयव होते हैं आप समझ लें, जो डबल बॉन्ड से कार्बन बॉन्डेड हैं, क्या डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन हो गया, ए बी दो रूप होते हैं, सिस ट्रांस इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सिस ट्रांस दोनों ये प्रतिबंधित घूर्णन, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो इनको हम घुमा रोटेट नहीं कर सकते, सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट नहीं कर सकते, घूर्णित नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन है ये। तो ये समान समूह समान दिशा में, ये ए इस साइड है, बी उस साइड है, तो भाई ये क्या कहलाता है, सिस रूप कहलाता है, समपक्ष जिसे कहते हैं, और दूसरा विपक्ष बन जाएगा। चलिए, सिस ट्रांस आइसोटोप एग्जांपल अभी बताया था मैं, इसकी बात ही कर रहे थे, ज्यामितीय, ज्यामितीय हिंदी में क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं साथ के साथ, ज्यामितीय समावयवता में होता है सिस ट्रांस। प्रकाशिक समावयवता सक्रियता होती है कीरेल कार्बन के कारण होती है, जिसमें कीरेल कार्बन, कीरेल हिंदी में क्या बोलेंगे, कीरेल कार्बन, कीरेल कार्बन का क्या मतलब है, जिस कार्बन पर चार अलग अलग समूह ए बी सी डी, चार अलग अलग समूह जुड़े हों कार्बन पर, वो क्या कहलाता है, कीरेल कार्बन कहलाता है। चलिए, कीरेल कार्बन जुड़ा होता है, अभी वही बात आ गई, 4 डिफरेंट ग्रुप, चार भिन्न समूहों पर जुड़े रहते हैं। प्रतिबिंब रूप समावयव होते हैं एनेंसियोमर, एनेंसियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अध्यारोपित न हो सकने वाली दर्पण छवियां, जो एक दूसरे पर क्या नहीं होती है, अध्यारोपित नहीं होती। अध्यारोपण का मतलब समझ, जैसे मैं चाहूं कि इसके ऊपर इसको रख दूं, इस प्रकार से नहीं रख सकता है ना, ये इसको इसके ऊपर रखूंगा
नहीं रख सकता। ये अलग अलग, ये अंगूठा इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, अध्यारोपित नहीं हो सकती है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, अध्यारोपित न हो सकने वाली दर्पण छवियां होती हैं। डिफरेंस बिटवीन कन्फ्यूगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूगरेशन विन्यासी, इसको कहते हैं विन्यासी, और इसको कहते हैं सरूपण, संरूपण, संरूपण, इसको बोला जाता है संरूपण। बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड फॉर कन्फ्यूगरेशन, कन्फ्यूगरेशन जो विन्यासी समावेता है, इसमें बंध का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड फॉर कन्फ्यूगरेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें आवश्यक होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पर आवश्यक होती है। फ्लाइंग वेज सूत्र दर्शाता है 3D स्ट्रक्चर, फ्लाइंग वेज तो आप समझते हैं। फ्लाइंग वेज जैसे ये मैंने लिख दिया, ये एक एच लिखा, ये एक ये इस प्रकार से लिखा, इसको बना दिया इस प्रकार से, यहाँ पर देखें ये इस प्रकार से है, और एक एच ये फ्लाइंग वेज है। एक ये 3D स्ट्रक्चर, ये अब बाहर की तरफ, ये हाइड्रोजन का है प्लेन के ऊपर है, ये पीछे की तरफ है जो डॉटेड वाला है, तो ये फ्लाइंग वेज कॉन्फ़िगरेशन है जो 3D स्ट्रक्चर को दिखाती है। न्यूमैन प्रोजेक्शन उपयोग किया जाता है, न्यूमैन का समतलीय अणु एल्केन, कन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन की में यूज किया जाता है। न्यूमैन ने इस प्रकार से बनाए थे, न्यूमैन ने गोले के रूप में, इसको इस प्रकार से न्यूमैन के प्रक्षेपण कहलाते हैं, ये पता है आपको। सांतरित स्वरूपण अधिक स्थिर होता है क्योंकि मिनिमम टॉर्सियनल स्ट्रेन, इसमें जो है तनाव कम रहता है। सांतरित में क्या रहता है, तनाव भाई कम रहता है। सांतरित कैसे बनता है, कोई बच्चा बता सकता है भाई सांतरित? देखिए सांतरित में क्या रहता है, तनाव कम रहता है, रिपल्सन क्या रहता है, कम रहता है। कैसे बनता है सांतरित रूप, बता सकते हो भाई? जैसे ऐसे बनता है, देखो सांतरित, ये सांतरित रूप है। एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई बनाना है, एक उल्टा वाई बनाना है और एक सीधा वाई, यदि दोनों ये तो क्या कहलाता है, सांतरित। ये कहलाएगा सांतरित रूप कहलाएगा। और ग्रसित की बात करें तो ये ऐसे बनेगी, देखिए यहां पर स्ट्रेन क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ये कहलाता है ग्रसित। ग्रसित को कहते हैं एक्लिप्स्ड और सांतरित को क्या कहते हैं, स्टेगर्ड। तो इसमें तनाव कम रहता है। ये आ गया, देखिए एक्लिप्स्ड का ये आ गया, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन हैज मैक्सिमम ग्रसित स्वरूपण, इसको क्या बोला जाता है, ग्रसित स्वरूपण बोला जाता है। अधिकतम क्या रहता है, टॉर्सियनल स्ट्रेन ज्यादा रहता है, तनाव अधिकतम रहता है, इसमें तनाव ज्यादा रहता है। रेसिमिक मिश्रण होता है, रेसिमिक मिश्रण इनएक्टिव होता है, अक्रिय रहता है। रेसिमिक मिश्रण क्या रहता है, 50% एल और 50% डी फॉर्म को मिला दिया जाए, डी और एल, रेसिमिक में क्या होगा, 50% डी प्लस 50% क्या मिला दूं, एल फॉर्म मिला दूं, तो रेसिमिक मिश्रण बन जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, प्रकाशिक क्या कहेंगे, असक्रिय, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये क्या रहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन होता है, डबल बॉन्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, रेजोनेंस। ऑप्टिकली जो समतल ध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश जिसका घूर्णन एक ही दिशा में होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब जिसका घूर्णन एक ही दिशा में हो रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट, ये है। इसका घूर्णन, जो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ होते हैं, ये क्या है, प्रकाशिक सक्रिय, ये घूर्णित कर देते हैं। यदि ये
राइट साइड में घुमा दे तो ये डी फॉर्म, डी राइट घुमा दे, और एल घुमा दे इस रोटेशन को, तो वो क्या करेगा, एल के रूप कहलाएगा। दो रूप हैं। देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि पदार्थ कहां पर घुमा दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो वो कहलाता है डी फॉर्म, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो वो क्या कहलाता है, एल फॉर्म कहलाता है। भैया इसको भी पढ़ जाना, नंबर अगर चाहिए तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, समतल ध्रुवित प्रकाश। चलिए, मीजोमेरिक प्रभाव दिखाया जाता है, मीजोमेरिक कंजुगेटेड सिस्टम में, संयुग्मित तंत्र में, किसमें दिखाया जाता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है बताओ भाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या समझते हैं आप, कॉन्जुगेशन से मतलब ये कॉन्जुगे, मान लीजिए ये बॉन्ड है, ये डबल सिंगल डबल, अब ये कॉन्जुगेशन में होगा, ये मैं क्या कहूंगा, ये हाइड्रोजन, ये H और ये H और ये दो H, ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। ये देखिए डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर सिंगल, डबल सिंगल डबल आ रहा है, डेट इज कॉन्जुगेशन। या इसको चेन को बड़ा भी कर सकते हैं और भी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब अल्टरनेट चलेंगे, डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट चलेंगे, डेट इज कॉन्जुगेशन कहलाएगा, जैसे बेंजीन में होता है। चलिए, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न प्लस आर समूह, देखिए प्लस आर कह दें या इसको प्लस एम कह दें, मीजोमेरिक इफेक्ट कर दें, एक ही बात है। प्लस आर कौन से दिखाते हैं, प्लस आर कौन से समूह दिखाएंगे, हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, मीजोमेरिक इफेक्ट इज शोन बाय, मीजोमेरिक प्रभाव दिखाया जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के द्वारा। जो कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है, संयुग्मित तंत्र, हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, संयुग्मित, संयुग्मित तंत्र, हिंदी में लिख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लस आर इफेक्ट ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में प्लस आर प्रभाव दिखाने वाला समूह है। देखिए दो प्रकार के हैं, इसको मेजोमेरिक प्रभाव भी कह दें या क्या कह सकते हैं आप, प्लस आर या माइनस आर, दो प्रकार के हैं भैया। जैसे प्लस आई माइनस आई होता है, उसी प्रकार ये प्लस आर माइनस आर होते हैं। प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, इसी प्रकार ये प्लस आर भी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को देंगे वो क्या कहलाएंगे, प्लस आर वाले। NO2 तो नहीं देता, NO2 तो लेता है, साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन लेता है, ये भी लेता है, ये इसमें क्या हो जाएगा, OH माइन, OH समूह, OH समूह पर इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन पर, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए कौन सा प्रभाव दिखाएगा, प्लस आर प्रभाव दिखाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, करके चले जाना इसको। अगला देखिए, माइनस आई प्रभाव का क्या मतलब है। अब माइनस आई का क्या मतलब है बेटा, माइनस आई मैंने अभी बताया था प्लस आर में देता है, माइनस आर में ये लेगा इलेक्ट्रॉन को। अब माइनस आर में लेगा तो कौन से समूह है, NH2 नहीं है, OH नहीं है, CH3 का प्लस आई पड़ता है, NO2 समूह कौन सा होगा, NO2 समूह का कौन सा प्रभाव पड़ेगा, माइनस आई प्रभाव पड़ेगा NO2 समूह का, इसका पड़ेगा माइनस आई प्रभाव, तो माइनस आई प्रभाव पड़ेगा इसका, तो ये जो हो जाएगा माइनस आर भी इसका होगा। चलिए, कार्बनिक अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये स्टार लगा लेना इस पर। कार्बनिक अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, कार्बनिक अम्ल की प्रबलता कैसे बढ़ेगी, प्लस आई से बढ़ेगी क्या, नहीं, प्लस आर से बढ़ेगी, माइनस आई, और हाइपर कॉन्जुगेशन, पूरा लिख लें, हाइपर कॉन्जुगेशन किससे बढ़ेगी, इसकी स्ट्रेंथ कोई बता सकता है भाई बच्चा, किससे बढ़ेगी, कार्बनिक अम्ल की प्रबलता कौन से समूह से बढ़ने वाली है, सोचिए भाई, कार्बनिक अम्ल की प्रबलता सर माइनस आई वाले से बढ़ेगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके दिमाग में यदि ये आ रहा है कि माइनस आई से बढ़ेगी, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, माइनस आई वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हाइड्रोजन इजी गोइंग निकलेगा, आसानी से निकलेगा, इसलिए ये जो है माइनस आई प्रभाव यहाँ पर लगेगा। क्षार की प्रबलता अब उल्टा हो गया, क्षार इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन कौन से समूह देते हैं, प्लस आई वाले देते हैं सर,
प्लस आई वाले माइनस आई माइनस आर तो लेता है, प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो क्षार की प्रबलता को बढ़ाते हैं। चलिए कार्बनिक यौगिक मुख्यतः किस तत्व पर आधारित है, ये तो आ ही गया था। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल सर रिपीट हो रहा है। वापस से देखिए क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो गई क्या, देख लेते हैं एक बार। चलिए भाई और क्वेश्चंस की बात करता हूं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक बार इसको चेक करता हूं। देखिए ये लिख लिया आपने, माइनस आई वाला लिख लिया। देखिए एक दो क्वेश्चंस और हैं, उनको एक तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस को हमें करना था। इसके दो पार्ट आने वाले हैं इस यूनिट के। पार्ट ए कंप्लीट हो गया, पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस को अभी और बाकी है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको हम देखेंगे। तो लगातार आप इनको देखते रहें और 40 क्वेश्चन मार्क्स लाने के लिए भाई हमें 50 क्वेश्चंस तो जरूर करने पड़ेंगे। और 50 में से यदि आप जो कि 0.8 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, यदि 40 में से आप 35 नंबर भी ले आते हैं, 38 नंबर भी ले आते हैं, तो काफी आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो लगातार इनको आप देखते रहिए, जब आपके मार्क्स आएंगे और एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।